अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 आई ए 16 के पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 में हमने जो है वो कुछ बेसिक सी चीज़ें देखी थी, सच एज कि हमने जो है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है उसका पैराग्राफ नंबर 7 डिस्कस किया था। पीपी की डेफिनेशन देखी, कॉस्ट की डेफिनेशन देखी, और अब हम अपनी डिस्कशन को मजीद आगे लेकर जाते हैं और आगे चीज़ें और जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अब मैं आपके सामने IAS 16 का पैराग्राफ नंबर 8 और 9, ये दो जो पैराग्राफ्स हैं ये डिस्कस करूंगा। अच्छा, सारे पैराग्राफ्स में आईएएस के डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले वो डिस्कस किए जाएंगे। पैराग्राफ नंबर 7 में जो है हमने ये देखा था कि उसने हमें ये बताया था कि क्या चीज जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्लासिफाई या रिकॉग्नाइज हो सकती है एज एन एसेट। ठीक है। पैराग्राफ नंबर 8 जो है उसी की डिटेल्स की तरफ जाता है और लिखा हुआ है आइटम्स सच एज स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड बाई इक्विपमेंट एंड सर्विसिव इक्विपमेंट आर रिकॉग्नाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस IFRS व्हेन दे मीट द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अदरवाइज सच आइटम्स आर क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री। यानी कि वो स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं, जो मेरे पास मशीन इंस्टॉल हुई हैं उसमें मैं मजीद कोई पार्ट्स वगैरह इंस्टॉल करता हूँ। स्टैंड बाई इक्विपमेंट, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इक्विपमेंट है जो मेरे पास पड़ा हुआ है, मेन इक्विपमेंट खराब होगा तो मैं उसको यूज करूंगा। एंड सर्विसिंग इक्विपमेंट, कोई ऐसा इक्विपमेंट है कि जो दूसरी चीजों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लीनर मशीन है जो मेरी मेन मशीन्स को क्लीन करती हैं, उनको हम इस IFRS या IS के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे सिर्फ और सिर्फ तब शामिल करेंगे जब वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन मीट करते हैं। और डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये थी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में वो एसेट्स रिकॉग्नाइज होंगे जिससे आपको फ्यूचर में प्रोबेबल बेनिफिट्स आ रहे हो और उनकी कॉस्ट जो है वो रीजनेबली मेजर हो सकती है और रिलायबली मेजर हो सकती है, और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन भी मीट होनी चाहिए, और फिर कॉस्ट की डेफिनेशन जो है उसकी वैल्यू निकालने के लिए मीट होनी चाहिए। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट प्रिस्क्राइब द यूनिट ऑफ मेजर फॉर रिकॉग्निशन, that is what constitutes an item of property plant and equipment. Thus judgment is required in applying the recognition criteria to an entity's specific circumstances. It may be appropriate to aggregate individually insignificant items such as molds, tools, and dies, and to apply the criteria to the aggregate value. अब वो ये कहता है कि स्टैंडर्ड में जो है ना यूनिट ऑफ मेजर फॉर रिकॉग्निशन जो है उसकी कोई प्रिस्क्राइब्ड तरीका नहीं है, और उसके लिए आपको जो है ना वो अपनी जजमेंट अप्लाई करनी होगी। इसका क्या मतलब है सर? मिसाल के तौर पे देखें, किसी कंपनी में बहुत छोटे छोटे ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उसको हेल्प करें। फॉर एग्जांपल कोई मोल्ड है, कोई टूल है और कोई डाई है जो बिल्कुल ही साइज में बहुत कम है और उसकी जो वैल्यू है वो कंपैरेटिवली एक बड़ी मशीन से बहुत कम है, लेकिन वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन को मीट करती है। मिसाल के तौर पे लेट से देखो, दो चीजें लेता हूँ। केस नंबर ए, आपके पास एक मशीन है और वो मशीन पीपी की सारी डेफिनेशंस को मीट कर रही है और मशीन की वैल्यू 5 मिलियन है। तो अब ये जो एक मशीन है 5 मिलियन रुपए की, ये पीपी की डेफिनेशन को मीट कर रही है, तो मैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के IS यानी कि IS 16 यानी कि इस IS के हिसाब से उसकी सारी ट्रीटमेंट्स करूंगा। केस नंबर 2, मेरे पास जो है ना वो 1000 छोटे छोटे मोल्ड्स हैं। मोल्ड्स क्या होता है? सांचे, जिसमें मैं जो है वो कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए यूज करता हूँ, या कोई टूल है, ठीक है, जो टूल्स मैं यूज कर रहा होता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। अब ये 1000 अलग अलग चीजों की अगर मैं अकाउंटिंग करने बैठा तो बहुत ही ज्यादा अजीब सा काम हो जाएगा। यानी कि 1000 मोल्ड है और हर मोल्ड जो है ना वो 5000 रुपए का है। तो कहने को ये भी 5 मिलियन की चीजें हैं, लेकिन मोल्ड नंबर ए, मोल्ड नंबर बी, मोल्ड नंबर 3, मोल्ड नंबर 4, मोल्ड नंबर 5, मोल्ड नंबर 6 की अलग अलग अगर मैं हिसाब किताब करने बैठा तो बड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। हर मोल्ड के लिए अलग, मैंने बोला कि ये अलग पीपी है, तो वो बोलता है कि इस तरह के केसेस में जो है ना तुम इनकी वैल्यूज को एग्रीगेट कर देना, यानी कि ये 1000 मोल्ड जो है इसका ग्रुप बना दो एक, और बोलो कि भाई 1000 मोल्ड्स हैं और उनकी टोटल वैल्यू 5 मिलियन है, और उसकी अकाउंटिंग तुम जो है ना वो एक साथ एक इकट्ठा कर लेना। अलग अलग करने की जरूरत नहीं है उसकी अकाउंटिंग को, तुम इन चीजों को एग्रीगेट कर देना
सही है ना, ऐड कर देना, और एक सिंगल जो आपके पास इसकी वैल्यू बनेगी ना, उस पर जो आगे ट्रीटमेंट्स वगैरह आईएएस बता रहा है वो सारी ट्रीटमेंट्स अप्लाई कर देना। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम अपने इनिशियल कॉस्ट के एक पैरा है, पैरा नंबर 11, उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं उसको भी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये इनिशियल कॉस्ट है, पैरा नंबर 11। पैरा 10 स्किप किया है, कोई वजह है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद अभी आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मे बी एक्वायर्ड फॉर सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजंस। ऐसा हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने जो है वो अपनी सेफ्टी या एनवायरमेंटल रीजंस के लिए परचेज करा हो। ठीक है। The acquisition of such property, plant and equipment, although not directly increasing the future economic benefits of any particular existing item of property, plant and equipment, may be necessary for an entity to obtain the future economic benefit from item from its other assets। ठीक है। देखो, अब वो ये हमने यहाँ पर ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब हम किसी चीज को प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैटेगराइज रिकॉग्नाइज करेंगे, तो ऐसा होना चाहिए कि वो एसेट जो है ना, उसकी कंडीशन नंबर 1 ये थी कि इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द आइटम विल फ्लो टू द एंटिटी। यानी कि उस एसेट से जुड़े हुए जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो एंटिटी की तरफ आएंगे, एंटिटी को हासिल होंगे। अब पैरा नंबर 11 में जो है वो मजीद वजाहत है, वो ये कहता है कि कुछ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की चीजें ऐसी होती हैं जो आप अपनी सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करते हो, एनवायरमेंटल रीजंस के लिए इस्तेमाल करते हो, और वो जनरली ऐसे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको डायरेक्टली कोई फायदा नहीं दे रहे होते, लेकिन होता यह है कि उनकी इंस्टॉलेशन की वजह से आपको मजीद दूसरे जो आपके प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है उनसे फायदा हासिल होना शुरू हो जाता है। अब इसकी एग्जाम्पल तो हम जब सवालात कर रहे होंगे तो देखेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कुछ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट खुद फायदा नहीं देते, मगर उनके होने की वजह से हमें मजीद दूसरी जगह पर फायदा मिलना शुरू हो जाते हैं। Such items of property, plant and equipment qualify for recognition as assets because they enable an entity to derive future economic benefit from related assets in excess of what could be derived had those items not been acquired। वो ये कहते हैं कि भाई इस तरह की चीजों को भी आप प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का ही हिस्सा बनाओगे, ये भी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट ही कहलाएंगे। ऑल्दो ये खुद डायरेक्टली कोई फायदा नहीं पहुंचाते, लेकिन इनकी इंस्टॉलेशन की वजह से दूसरे जो एसेट्स है उनसे आपको फायदा हासिल होना शुरू हो जाता है। लिहाजा ये एसेट भी एक तरह से आपको फायदा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि अगर ये एसेट नहीं होता तो वो एसेट जो इसके होने की वजह से फायदा पहुंचा रहा शुरू कर रहा है वो नहीं कर सकता था। अब वो इसकी जो है वो हमारी खुशकिस्मती है कि समझाने के लिए एक मिसाल भी दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ केमिकल मैन्युफैक्चरर, एक ऐसी कंपनी है जो केमिकल्स बनाती है, मे इंस्टॉल न्यू केमिकल हैंडलिंग प्रोसेसेस टू कंप्लाई विद एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ डेंजरस केमिकल्स। इससे कोई नया जो है ना वो केमिकल हैंडलिंग का कोई प्रोसेस है, उसको अपने पास इंस्टॉल किया है ताकि वो कंप्लाई कर सके। कंप्लाई यानी कि कोई कानून होगा, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि उसकी जो है वो कंप्लाइंस कर सके। टू कंप्लाई विद इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स, इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई कर सके फॉर द प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ डेंजरस केमिकल्स। यानी कि लेट्स से गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई ये केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस आप इंस्टॉल करोगे तो हम इजाजत देंगे कि आप केमिकल बना सकते हो। अगर XYZ तरह का जो केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस हम बोल रहे हैं वो आपकी कंपनी में नहीं लगा हुआ होगा, आपकी कंपनी में ये केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस जो है इसकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी, ये प्रेजेंट नहीं होगा, ये नहीं लगा हुआ होगा, तो हम आपको केमिकल मैन्युफैक्चर करने ही नहीं देंगे। तो अब ये केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस इन इटसेल्फ शायद कोई फायदा मुझे डायरेक्टली नहीं पहुंचा रहा, लेकिन इसको इंस्टॉल किया तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मैं अब जो है वो जो डेंजरस केमिकल है उसकी प्रोडक्शन और स्टोरेज कर सकता हूँ। Related plant enhancements are recognized as an asset because without that entity is unable to manufacture and sell chemicals। अब क्या हुआ, अब भाई ये जो केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस मैंने इंस्टॉल करा है, इसके इंस्टॉल करने की वजह से मुझे फायदा डायरेक्टली नहीं मिल रहा, यानी कि ये केमिकल हैंडलिंग प्रोसेस कोई चीज बनाकर मुझे नहीं दे रहा,
लेकिन इसकी इंस्टॉलेशन की वजह से, इसके वहां पर होने की वजह से मुझे ये फायदा हो रहा है कि मैं अपनी मेन कंपनी में काम कर सक रहा हूँ और केमिकल बना सक रहा हूँ और केमिकल को स्टोर कर सक रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली मुझे फायदा हो रहा है। However, the resulting carrying amount of such an asset and related assets is reviewed for impairment in accordance with IAS 36 impairment of assets. अब ये जो impairment of assets वाला जुमला यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम फिल वक्त स्किप करते हैं, इसलिए क्योंकि IAS 36 जो है वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा और उससे रिलेवेंट बातें हम बाद में करेंगे। IAS 36 के हिसाब से कुछ इसकी शर्तें या कुछ कंडीशंस आप कह लें कि होंगी। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कोई चीज़ होती है, अगर किसी को और नॉलेज नहीं है तो उसमें हम देखेंगे कि भाई उससे क्या करना है या वो क्या बताता है। ठीक है जी, अगले इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पर चलते हैं। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स अभी आप लोगों से पहले डिस्कस करना चाहूंगा और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में वो पैराग्राफ्स आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब हम मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन जो है उसकी बात कर लेते हैं, यानी कि जब हम किसी एसेट को रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसको हम किस वैल्यू पर मेजर करते हैं। यानी कि जो हमने पढ़ा था ना कि भाई हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है उसको कॉस्ट पर हम रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन वो कॉस्ट जो है उसमें क्या एलिमेंट्स होते हैं या कॉस्ट में क्या क्या आता है, उससे रिलेवेंट कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि कॉस्ट में आखिर जो है वो क्या क्या होगा। ठीक है जी, तो मैं कुछ रेलेवेंट पैराग्राफ जो है वो आपके सामने अभी पेस्ट करने लगा हूं। ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए कि IAS 16 के हिसाब से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की जो कॉस्ट होगी उसमें क्या क्या इंक्लूड करा जाएगा। सही है, फिर हम जब एग्जाम्पल्स देखेंगे ना बेटा, तो हम हर चीज की एग्जाम्पल लाजमी तौर पर देखकर और इसको कवर भी करेंगे कि क्या क्या होगा। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट से पहले एक हेडिंग, एक पैरा 15 भी है। पैरा 15 में लिखा हुआ है एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट क्वालिफाइज फॉर रिकॉग्निशन एज एन एसेट शैल बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट। ठीक है, ये आपके पास जो आप पैराग्राफ जिस हेडिंग में आ रहे हैं ना IAS की, वो है मेजरमेंट, मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन। यानी कि जब एसेट्स को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करोगे तब आप उसको किस वैल्यू पर मेजर करोगे। यानी कि जब आप डबल एंट्री पास करोगे PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट में ये जो डेबिट वाली वैल्यू है ये कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो लिखता है एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दैट क्वालिफाइज फॉर रिकॉग्निशन एज एन एसेट शैल बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट। जब आप कभी भी किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अपने बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करा जाएगा। जब आप ये वाली एंट्री पास करोगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को जो डेबिट करोगे वो उसकी कॉस्ट पर करोगे। अब कॉस्ट की जो डिटेल्स हैं वो कवर्ड है यहाँ पर। ऊपर कॉस्ट की एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में कि कॉस्ट क्या है। कॉस्ट कोई भी कैश है, कैश के बराबर कोई दी हुई चीज हो, किसी और चीज को दिया है, कोई और कंसिडरेशन दी है, उसकी फेयर वैल्यू हो जब मैं किसी को खरीद रहा हूँ या मैं कोई चीज कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। अब एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट यानी कि कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा, ये 16 के हिसाब से कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करूंगा। द कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइजेस, कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा। ए, पहली चीज इट्स परचेज प्राइस। बड़ा सिंपल, परचेज प्राइस यानी कि जितने का खरीदा है। मैं दुकानदार के पास गया, मैं शोरूम वाले के पास गया, शोरूम वाले को बोला मुझे एक गाड़ी चाहिए, उसने बोला इस गाड़ी की कॉस्ट जो है ना वो 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए चले, तो 10 लाख रुपए जो है वो उसकी परचेज प्राइस हो गई, इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज। उससे बोला कि 10 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है, लेकिन रुक जाओ, अभी हमने ये गाड़ी इंपोर्ट करी थी और इंपोर्ट करने के लिए हमने जो है ना वो कह लो कि 50,000 की इंपोर्ट ड्यूटी पे करी थी, तो अब वो भी हम आपसे लेंगे। या आप डायरेक्टली कोई गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हो और उसमें 50,000 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हो, तो एक तो परचेज प्राइस भी हो गई। परचेज प्राइस में अगर इंपोर्ट ड्यूटी शामिल नहीं है तो इंपोर्ट ड्यूटी को भी शामिल करना है। एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस से क्या मतलब है। देखो, दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक रिफंडेबल होते हैं, एक नॉन रिफंडेबल होते हैं। रिफंडेबल जो टैक्सेस होते हैं ना वो आप पे करते हो और उसके बाद जब आप
साल के आखिर में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, उसमें माइनस हो जाते हैं, यानी कि एक तरह से प्री पेमेंट होती है। बहरहाल टैक्सेस के पेपर में इसकी डिटेल्स में आप जाओगे। लेकिन अगर कोई नॉन रिफंडेबल टैक्स है, मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट बोलती है कि आप गाड़ी खरीदोगे तो आपने हमें 5,000 रुपए का टैक्स पे करना ही करना है, किस बात का? गाड़ी परचेज करने के लिए। ये एक तरह का टैक्स टैक्स हो गया। दूसरा टैक्स वो होता है कि गवर्नमेंट बोलती है गाड़ी परचेज करोगे तो 5,000 रुपए टैक्स दोगे, लेकिन साल के एंड में जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो उसमें जितना आपका टैक्स बन रहा होगा पूरे साल की इनकम पर, उसमें हम वो 5,000 लेस करवा देंगे। तो नॉन रिफंडेबल जो टैक्सेस होंगे, जो ऐसे टैक्सेस होंगे जो मुझे पे करने हैं और फिर वो बाद में मुझे वापस से हासिल नहीं होंगे, या बाद में उनका कोई फायदा मुझे नहीं होगा, बस वो पे करने, वन टाइम चार्ज है जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है इसलिए क्योंकि मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ। तो इस तरह के नॉन रिफंडेबल जो टैक्सेस होंगे ना, वो भी गाड़ी की कॉस्ट का हिस्सा होंगे। मिसाल के तौर पर 5,000 रुपए के नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं, तो ये जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं ये भी गाड़ी की कॉस्ट का हिस्सा होंगे। आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स, रिबेट्स का मतलब कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। रिबेट और जो ट्रेड डिस्काउंट्स होंगे, ट्रेड डिस्काउंट्स क्या होते हैं? ट्रेड डिस्काउंट्स का मतलब ये है कि भाई मैंने जो है वो शोरूम वाले को बोला यार तुम 1 मिलियन बोल रहे हो, यार थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो, उसने 15-20 हज़ार रुपए कम कर दिए, ठीक है। और रिबेट क्या होता है? रिबेट किसी तरह का मुझे पार्शियल रिफंड होता है। जब मैं टैक्स या रेंट या यूटिलिटी बिल पे करता हूँ तो मुझे अगर कोई किसी किस्म का रिफंड टाइप मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, या जो मैंने टैक्सेस पे किए थे उस पर, या गवर्नमेंट ने ये बोला आप अच्छा काम कर रहे हो इसलिए हम आपको 3,000 रुपए जो है वो आपको रिबेट देंगे। तो लेट से ये 1 मिलियन की गाड़ी थी, मैंने गाड़ी वाले से जो है वो डिस्काउंट मांगा और रिबेट मांगे और 20,000 रुपए इसकी वैल्यू है। तो बोलता है कि ये चीज माइनस कर देना, अगर माइनस नहीं हुई भी तो भाई तुम अभी यूं समझ लो कि गाड़ी 1 मिलियन की थी, मैंने गाड़ी वाले को, गाड़ी जिससे खरीद रहा था उसको बोला यार कुछ डिस्काउंट लगाओ, उसने मुझे 20,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो 20,000 का उसने मुझे डिस्काउंट दिया ना, ये मेरे पास ट्रेड डिस्काउंट आ गया और 20,000 रुपये माइनस हो गए। Any cost directly attributable to bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Any costs, कोई भी खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल यानी कि कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं हो, बिल्कुल ही डायरेक्टली इस चीज से लिंक्ड हो। एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। मिसाल के तौर पर लेट से मैं ये गाड़ी की मिसाल, तो गाड़ी तो चलो चला कर लेकर आ सकते हैं, लेकिन लेट से एसी की मिसाल लेते हैं। अब जब हम एसी खरीदते हैं ना, तो एसी एक डब्बे में पैक होता है, ठीक है ना। वो क्या उस हालत में होता है कि बस डब्बे में पड़ा हुआ है, मैंने बटन दबाया और चलाना शुरू कर दिया? नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मैं चाहता था, इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, जिस तरह मैं चाहता था उसको, उस मैनर में वो नहीं है ना। मुझे उसको जो है वो जहां से मैं खरीद रहा हूँ उस मार्केट से अपने घर लेकर आना पड़ेगा और फिर उसकी इंस्टॉलेशन करवानी पड़ेगी। तो एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन दी मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जब आपने एसी खरीदा, उस एसी को आप अपने घर तक लेकर आओगे, उसके किराया वगैरह और फिर उसके इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, इस तरह का जो खर्चा होगा वो भी एसी की ही कॉस्ट में शामिल होगा। यानी कि मिसाल के तौर पर आपने जो है वो 90,000 रुपए का एसी खरीदा, अब एसी को घर पे लेकर आने के लिए आप 1,000 रुपए जो है वो किराया पे कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भाई ये मेरी वो लोकेशन थोड़ी है, एसी वाले की जो दुकान है वहां थोड़ी यूज करना है। तो एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग एसेट टू द लोकेशन, मैं अपने घर लेकर आया। एंड कंडीशन, कंडीशन भाई ये उस कंडीशन में थोड़ी है, यहाँ पर तो एसी का एक आउटर होता है और एक मेन यूनिट होता है। मुझे कुछ मजदूर को मजदूरी देनी होगी, उसकी फिटिंग करवानी होगी, वो आउटर को कहीं जो है वो फिक्स करेगा, साथ में एसी को उससे कनेक्ट करेगा। तो बात ये हुई कि भाई 2,000 रुपये जो है ना, वो 2,000 रुपये मजीद लगे। 2,000 रुपये मजीद किस बात के लगे? 2,000 रुपये मजीद इस बात के लगे कि जो इलेक्ट्रिशियन वगैरह आया था, एसी ज्वाइन करने वाला था, उसने बोला कि भाई
1000 रुपये मैं आपके घर एसी डिलीवर करने के लूंगा, और साथ में 2000 रुपये लूंगा जिसमें मैं आपका आउटर आपके एसी से कनेक्ट करूंगा। तो इस तरह का जो खर्चा है ना, ये भी एसेट की ही कॉस्ट का पार्ट बनेगा। यानी कि एसेट की कॉस्ट 90 नहीं होगी बल्कि 93,000 होगी। मैं गाड़ी की एग्जांपल पे था, एसी पे इसलिए आया क्योंकि एसी की फिटिंग्स में और ट्रांसपोर्टेशन में ये कॉस्ट कॉमन है। यानी कि कोई भी ऐसा खर्चा जो एसेट को लोकेशन और उस कंडीशन में लेकर आने के लिए इनकर किया जाए, जो मेरी इंटेंशन थी, मेरी नीयत क्या थी, मेरी नीयत ये थी कि घर पर एसी अपने रूम में चलाऊंगा, तो उस लोकेशन पे लाना है और कुछ और खर्चे भी करने। अच्छा, द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम एंड रीस्टोरिंग the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period. वापस से पढ़ते हैं, द इनिशियल एस्टिमेट। इनिशियल का मतलब होता है शुरू में, एस्टिमेट का मतलब होता है अंदाजा। इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग। देखो समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कोई एसेट परचेज करते हो ना, उस एसेट को जब आप पूरा इस्तेमाल कर लेते हो तो उसको निकालने के लिए या डिसमेंटल करने के लिए या रिमूव करने के लिए कोई खर्चे पे करना पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे लेट से ये नंबर 0 पर आपने जो है ना वो कहीं पर एक मशीन इंस्टॉल करी, ठीक है ना। अच्छा, वो मशीन ऐसी है कि अभी चलो कोई एग्जांपल तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन तुम समझ लो मशीन ऐसी है कि जो मैं इंस्टॉल करूंगा ना किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, वो जमीन से जुड़ जाएगी। या जिस तरह से आप यूं समझ लो कि समंदर के बीच में जब जमीन से ऑयल निकाला जाता है तो वो ऑयल रिग एक इंस्टॉल करी जाती है। अब जब ऑयल वगैरह निकाल लिया तो समंदर के बीच में वो रिग लगी हुई रहने थोड़ी दूंगा, मैं निकाल लूंगा ना। वरना तो आज अगर कोई अरेबियन सी में जाएगा तो इतने सारी जगह पर जो है वो ऑयल की वो जो रिग्स होती है, मशीन्स होती हैं, वो वहां पर जो है वो लगी हुई होती। तो जो भी मुल्क होता है उसकी गवर्नमेंट ये बोलती है ऑयल एक्सट्रैक्शन वाली कंपनीज को कि जब आप अपना काम कर लोगे, जब आप अपना काम कर लोगे तो फिर यहाँ से ये मशीन निकालना भी आपकी जिम्मेदारी है, ये कानून में हमने लिख दिया। या मिसाल के तौर पर जमीन से कोयला निकाला जा रहा है, अब जमीन से कोयला निकालने के लिए जो है वो सुरंगें बनाई जा रही हैं, अंडरग्राउंड जो है वो वर्कर्स जा रहे हैं, अंडरग्राउंड जो है वो सोना निकालने या कोयला निकालने के लिए ट्रेन की पटरियां बिछाई जा रही हैं। अब सारा काम निपट गया, उसके बाद फिर उसको वाइंड अप भी तो करना है, यानी कि उस पहाड़ को, उस जमीन को उस कंडीशन में भी तो लेकर आना है जिस कंडीशन में वो पहले थी। वरना तो ऐसा होगा कि दुनिया भर में जहां जहां से सोना निकला था या कोयला निकला था वहां वहां जो है वो सुरंगें बनी हुई होती। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये बोल देती है कि भाई जब आप अपना काम से निपट लोगे उसके बाद इसको उस हालत में ले आना है जिस हालत में ये पहले था। अब अगर ये नंबर 0 पर मैंने सारा काम या सारे मामला शुरू किए, मशीन इंस्टॉल करिए और लेट से 20 साल का प्रोजेक्ट है, तो 20 साल बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस एसेट को डिसमेंटल करना है या रिमूव करना है, यानी कि इसको इसकी जगह से निकालना है। तो 20 साल बाद जो खर्चा करूंगा उसका मुझे ये थोड़ी पता होगा कि एक्चुअल कितना खर्चा करूंगा 20 साल बाद, एक अंदाजा होगा, है ना। तो अब वो बोलते हैं इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम एंड रीस्टोरिंग द साइट। वो जो पहाड़ है, वो जो सुरंग है उसको बंद करना है, वो जो जमीन में तुमने जो है वो छेद करे हुए ऑयल निकालने के लिए उसको बंद करना है। ऑन विच इट इज लोकेटेड, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period। तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में इस पैराग्राफ के नहीं जाते, ये आप जब सवाल करोगे तो उसमें आप देखोगे। लेकिन बहरहाल होगा ये कि फ्यूचर में जब आप इस किसी एसेट को डिसमेंटल करोगे, रिमूव करोगे, तो आपको पता है कि उस वक्त आपने कुछ खर्चा पे करना होगा। जो उस वक्त आपने उसको डिसमेंटल करने के लिए या रिमूव करने के लिए खर्चा पे करना होगा, उसका जो अंदाजा है ना वो भी एसेट की कॉस्ट में शामिल करना पड़ेगा। इसकी एक अच्छी एग्जांपल दिमाग में आ रही है कि लेट से तुम किराए के घर पर गए, तुम किराए पे घर पर गए, तुमने एसी खरीदा, एसी 90,000 का था, एसी को रक्शे में अपने घर पे लेकर आए, गाड़ी में अपने घर पे लेकर आए, 1000 रुपये उसका किराया पे किया। 2000 रुपये में एसी तुमने दीवार में फिक्स कर दिया,
दीवार में जो है वो जाहिर है एसी जब फिक्स होता है तो उसके लिए वो छेद वगैरह होता है, सुराग होता है, और पूरी वायर जो है वो बाहर से जा रही होती है और वायर ज्वाइन होती है। अब तुम रहते थे किराए के घर पे, तो जो मकान मालिक था उसने बोला भाई आपने जहाँ जहाँ एसी लगाना है लगाओ, जहाँ जहाँ पंखे लाइटें लगानी है लगाओ, लेकिन जब तुम ये घर खाली करोगे, जब तुम ये घर खाली करोगे तो ये घर उसी हालत में होना चाहिए जिस हालत में मैंने तुम्हें दिया था। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने एक अंदाजा लगा लिया कि यार जब मैं ये घर खाली करूंगा और यहाँ से एसी निकालूंगा, तो लगभग लगभग मेरा अंदाजा है कि मुझे 3,000 रुपए जो है ना इस एसी को निकालने के लिए लगेंगे, और जहां पर एसी लगाया है उस दीवार को उस हालत में वापस लाने के लिए लगेंगे जिस हालत में वो आज है। मिसाल के तौर पर जब मैं एसी निकालूंगा, तो एसी निकालकर जो एसी के लिए मैंने वहां पर सुराख किया था ताकि वायर जो है वो आर पार जा सके, और छत पर आउटर पड़ा हुआ था वहां तक तार लेकर जाने के लिए मैंने जो है वो कुछ वहां पर चेंजेस करे थे, अब उसको सीमेंट से भरना होगा। और जहां पर एसी लगा हुआ था वहां की दीवार जो है उसका रंग उखड़ गया होगा, तो मुझे उस कमरे को या एटलीस्ट उस स्पेसिफिक पोर्शन को कलर करवाना होगा। अब सर ये तो सब करना तो फ्यूचर में होगा। हाँ, करना सब फ्यूचर में होगा, शायद 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद जब तुम घर खाली करोगे। लेकिन IAS 16 ये कहता है कि ये भी एसेट की कॉस्ट का ही हिस्सा होगा। यानी कि 90,000 जितने का एसी खरीदा, 1,000 रुपए जितने रुपए में एसी तुम अपने प्रेमिसेस पर तुम अपनी लोकेशन पे लेकर आए, 2,000 रुपए उस एसी के इंस्टॉलेशन के, 93,000 का खर्चा कर कर एसी चलना शुरू हो गया। 2 साल बाद जब घर खाली करोगे तो तुम्हें घर पे जहां पर एसी लगाया था उस जगह को उसी हालत में लेकर आना है जिस हालत में वो आज है, और तुम्हारा अंदाजा है कि उस वक्त तुम्हारी जेब से 3,000 रुपए जाएंगे वहां पर सीमेंट भरने के, वहां पर मजदूरों को मजदूरी देने के और कलर करवाने के उस जगह को, तो तुम बोलोगे एसेट मुझे 96,000 का पड़ा। पे तुमने इसमें से 93,000 शायद आज किए होंगे, 3,000 तुम बाद में पे करोगे, लेकिन वो भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा है। समझ रहे हो? अच्छा सर ये एस्टिमेट गलत हुआ तो, अच्छा सर बाद में पेमेंट नहीं करनी पड़ी तो, अच्छा सर ये तो वो सारी चीजें आएंगी ना, रुको जरा सब्र करो। अभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन वाले पैराग्राफ पर है, आगे आपको बताएगा आपका अंदाजा गलत हुआ तो फ्यूचर में जो अंदाजा था वो सही था तो नहीं पे करना पड़ा तो, ठीक है, वो सारी बातें अलग है। हम एक साथ 100 चीजें तो डिस्कस नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ अभी ये डिस्कस करें कि आईएएस के हिसाब से कॉस्ट में क्या क्या पार्ट बनेगा। फिर आपके जितने भी सवाल होंगे वो सारे आईएएस जवाब देगा, क्योंकि आप जिस तरह से सोच रहे हो इसी तरह से आईएएस बनाने वाली पूरी कमेटी ने सोचा है, और इसके ड्राफ्ट पर रिव्यूज ऑब्टेन कर कर और इसको अप्रोप्रिएटली अमेंड किया है और हर चीज है। तो बोलते हैं द इनिशियल एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग द आइटम and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired। सर इसका क्या मतलब है? यानी कि जब आपने एसी खरीदा था तब आपने जो है ना वो जो आपका मकान मालिक था उसको बोल दिया था कि हाँ ठीक है मैं एसी इंस्टॉल करवाऊंगा तो मैं ऐसा कर लूंगा। यानी कि तुमने जो है ना वो एक ऑब्लिगेशन, एक जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। Or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period। अब ये जो other than to produce inventories during the period है ये कुछ देर बाद देखते हैं, ठीक है, लेकिन एक अंदाजा हो गया कि भाई अच्छा इसको भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाना है। एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, अब वो कुछ मिसालें देता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट की। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट इज डिफाइंड इन IAS 19। अब आपने IAS 19 नहीं पढ़ा तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। arising directly from the construction or acquisition of the item of property plant and equipment, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो एम्प्लॉय बेनिफिट की हो, ठीक है ना, ये आपने अभी नहीं पढ़ा तो इस पॉइंट को समझने का अभी कोई ऐसा खास फायदा नहीं है। आगे कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, इसकी एग्जांपल्स हम देख चुके हैं। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली, that is assessing whether the technical and physical performance of the asset is such that it is capable of being used in the production or supply of goods or services or for rental to others or for administrative purpose। कोई भी कॉस्ट ऐसी जो आप टेस्टिंग के लिए करोगे इनकर, जिससे आपको ये पता चले कि वो एसेट सही चल रहा है या नहीं, ये भी इस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे तुमने कोई एसेट परचेज करा और उस एसेट को परचेज करने के लिए जो है ना पहले तुम्हें ये चेक करवाना है
कि क्या वो एसेट सही चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की टेस्टिंग के लिए कोई भी खर्चा पे कर रहे हो, खर्चा आपकी जेब से जा रहा है, ताकि आपको ये पता चले कि भाई उस एसेट की फंक्शनिंग सही है या नहीं, तो वो भी इस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगी। That is assessing whether the technical and physical performance of the asset is such that it is capable of being used in the production or supply of goods or services for rental to others or for administrative purposes। ये तीन बातें तो आपके पास डेफिनेशन में ही थी ना। ठीक है ना। अब सर इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? मिसाल के तौर पर जनरली हम जब नई गाड़ी खरीदते हैं, तो नई गाड़ी खरीदने के लिए जो है ना, हम अपना कोई खानदानी मैकेनिक जो है वो शोरूम पर साथ लेकर जाते हैं, उसको बोलते हैं देख भाई ये गाड़ी मैं खरीद रहा हूँ, डील तकरीबन फाइनल हो गई है, तू चल मेरे साथ, तुझे मैं चाय पानी दूंगा 2,000 रुपये, और तूने जो है ना वो इंजन इंजन खोल कर जो है ना थोड़ा सा ऊपर नीचे से चेक करनी है गाड़ी, या तूने जो है ना चला कर देखनी है कि ओके सारी चीजें या नहीं। अब इस तरह का मैं किसी मैकेनिक को अगर चाय पानी दे रहा हूँ 2,000 रुपये का, क्योंकि मेरी तसल्ली हो जाए ना, मैं फाइनल डील से पहले क्या करूंगा भाई, मैं कोशिश करूंगा जो एसेट खरीद रहा हूँ उसमें मुझे चूना ना लग जाए। यानी कि मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं जिस शोरूम वाले से ये गाड़ी खरीद रहा हूँ वो गाड़ी जो है वो सही हालत में है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, मसले मसाइल हैं। तो मैं जो है वो एसेट की चेकिंग करवाऊंगा। अब एसेट की चेकिंग करवाने के लिए मुझे 2,000 रुपये मैकेनिक को देने पड़ेंगे। अब ये जो 2,000 रुपये मैं दे रहा हूँ, ये क्यों दे रहा हूँ? कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर द एसेट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली। क्या वो एसेट जो मैं खरीद रहा हूँ वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं, उसके लिए। और प्रोफेशनल फीस, कभी कभार ऐसा होता है कि आप घर वगैरह बनवा रहे हो तो उसमें आर्किटेक्ट को आप प्रोफेशनल फीस देते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए आप किसी को प्रोफेशनल फीस देते हो। तो कोई भी ऐसी प्रोफेशनल फीस अगर मैं पे कर रहा हूँ, उसको भी मैं गाड़ी की ही कॉस्ट का हिस्सा बनाऊंगा। ठीक है जी। तो ये एग्जांपल्स आइए से आपको दे दी कि भाई ये चीजें वो हैं जो एसेट की कॉस्ट जो है उसका हिस्सा बन रही होंगी, बननी चाहिए। अच्छा जी, मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन के कुछ और रेलेवेंट पैराग्राफ्स में पेश करता हूं। अब हम 19 से लेकर 22 पैराग्राफ जो है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। पैराग्राफ नंबर 18 जो है वो अभी फॉर टाइमिंग मैंने जो है वो किसी रीजन की वजह से स्किप किया है। 19 से 22 पेश करता हूँ। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स पहले पेश कर रहा हूँ। चलिए, examples of costs that are not examples of costs that are not cost of an item of property plant and equipment। वो खर्चे जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे, उनकी मिसालें। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, कोई नई फैसिलिटी है जो आपने अपने प्रेमिसेस पर लॉन्च करी है, उसका खर्चा वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। Cost of introducing a new product or a service, including cost of advertising and promotional activities। कोई नई सर्विस, कोई नई प्रोडक्ट आपने लॉन्च करी है, उसके लिए आपने कोई खर्चा आपने इनकर करा, उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए, ये कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। स्टाफ की ट्रेनिंग करवा रहे हो, किसी नई जगह पर बिजनेस शुरू किया है और उस नई जगह पर नई तरह के कस्टमर्स हैं, ये एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स। जनरल ओवरहेड्स, जनरल ओवरहेड्स का क्या मतलब है सर? और सर ये एग्जांपल्स दी हुई क्यों है? देखें, ये एग्जांपल्स इसलिए दी हुई हैं क्योंकि जब आप IAS 16 अप्लाई करोगे तो आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करोगे, और प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करते हुए ये मिसालें देखोगे कि भाई अच्छा ये चीजें कॉस्ट का हिस्सा बननी चाहिए। आप अपनी जनरल प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई कर कर और ये सारे पैराग्राफ्स अप्लाई करोगे। अब ये वो केसेस होंगे जो आपके सामने कभी कभी इन रियलिटी आ रहे होंगे, और जब आ रहे होंगे तो इस पर बहस होगी कि क्या ये PPE का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। क्यों बहस होगी सर? इसलिए क्योंकि देखें, आपके पास जो IAS 16 है या कोई भी IAS है, वो आपको गाइडलाइंस देता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि अब जिस तरह से उसने यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह बता दी कि भाई ये चीजें ये होंगी, ये चीजें ये होंगी,
तो कोई ऐसी सिनेरियो या सिचुएशन आ रहा होगा कि जिसमें इस बात पर बहस हो रही होगी, तो उससे पहले ही क्लैरिफाई कर दिया। जब हम सवाल देखेंगे तो हमें भी इस चीज की बहस का अंदाजा होगा। अच्छा सर, कुछ एक समझा दें, लेट से जनरल ओवरहेड्स की मैं बात करता हूँ, ठीक है? देखो जरा गौर से सुनो, ये एसी वाली एग्जाम्पल पर आते हैं। एसी वाली एग्जाम्पल पर हमें IAS 16 ने क्या बोला था? IAS 16 ने बोला था कि भाई तुमने 90,000 का एसी खरीदा, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट। 1,000 रुपए तुमने जो है ना वो रक्शे वाले को दिए, तुम्हारे घर पर एसी लेकर आने के लिए, गाड़ी वाले को दिए, सुजुकी वाले को दिए, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट। 2,000 रुपए तुमने किसको दिए थे? 2,000 रुपए तुमने उन मजदूरों को दिए जो तुम्हारे घर आए, जिन्होंने एसी इंस्टॉल किया, वो एसी की एसेट की कॉस्ट का पार्ट। 3,000 रुपए एक और तुमने एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाए थे, क्योंकि तुम किराए के घर पर रहते थे, तो जिस दिन तुम एसी निकालोगे उस दिन तुमने जो है वो उस जगह को सही करवाना है, वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट। अब जरा गौर से बात सुनना, इस 2,000 पर फोकस करो। तुम्हारे घर पर एसी लगाने वाला बंदा आया, उससे बोला मैं 2,000 रुपए लूंगा, ये मेरी मजदूरी होगी, इसमें मैं आपका एसी जो है ना वो इंस्टॉल कर दूंगा, यानी कि लगा दूंगा। छोटा मोटा कोई वायर वगैरह लगेगा, उसके पैसे आपसे नहीं लूंगा, वो इसी में 2,000 में शामिल है, ठीक है? मैं मतलब आपका एसी फिक्स कर कर जाऊंगा। यानी कि ये कॉस्ट जो है ये मैं क्यों पे कर रहा हूं? ये एक डायरेक्टली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब ये है कि ये कॉस्ट इसलिए है क्योंकि एसी इंस्टॉल करवाना है, अदरवाइज होती नहीं। ये एसी की इंस्टॉलेशन से बहुत गहरा ताल्लुक रखती है जी। इसकी अमाउंट आराम से पता चल रही है, 2,000 रुपए। उसने अपने मुंह से बोला 2,000 रुपए। तो देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो था ना एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, इसमें ये 2,000 रुपए आ रहे थे। अब वो बंदा आया, उसने एसी जो है वो इंस्टॉल करना शुरू करा। एसी इंस्टॉल करना शुरू करा, उसने जो है ना वो ड्रिल मशीन निकाली और मुझे बोला कि यार सॉकेट का है। मैंने बोला सॉकेट का क्या करना है? उससे बोला मुझे ड्रिल मशीन चलानी है। मैंने बोला अच्छा यार, यहाँ पर ये सॉकेट है, यहाँ पर आप अपनी ड्रिल मशीन लगा लो। उसने ड्रिल मशीन लगाई, छेद करना शुरू हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, घर किसका है? घर मेरा। बिजली का बिल आएगा? आएगा। ड्रिल मशीन वो चलाएगा? वो चलाएगा। ड्रिल मशीन उसके चलाने की वजह से बिजली का बिल मेरा आएगा? आएगा। भाई बिजली इस्तेमाल होगी ना, 2 रुपए की हो, 5 रुपए की हो, 10 रुपए की हो, 20 रुपए की हो, लेकिन बिजली तो इस्तेमाल होगी, है ना? बिजली के बिल में ये शामिल होगा। महीने के एंड में मिसाल के तौर पर महीने के एंड में बिल आया 4,000 रुपए। मेरा अंदाजा है कि यार ये अगर बंदा ड्रिल मशीन नहीं चलाता ना, तो 3,980 रुपए का बिल आता। लिहाजा इसने एसी चलाते वक्त लगभग 20 रुपए तक की बिजली इस्तेमाल करी होगी। लेकिन ये मेरा अंदाजा है। हो सकता है 25 रुपए की बिजली इस्तेमाल हुई हो सकता है 10 रुपए की बिजली इस्तेमाल हुई हो सकता है 5 रुपए की हुई हो, उसने बस ड्रिल मशीन 1 सेकंड के लिए इस्तेमाल करी हो सकता है रुपए की इस्तेमाल हुई हो। यानी कि सर्टेनिटी से मैं नहीं बता सकता बिजली कितनी इस्तेमाल हुई है या कितने रुपए की इस्तेमाल हुई है। ये तो मेरा एक जनरल घर का बिल आता है यार, इसमें फ्रिज चलता है, एसी चलता है, पंखा चलता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, और उसमें 2 4 5 रुपए एक जनरल ओवरहेड, एक ड्रिल मशीन चलाने के 2 4 5 या 10 या 20 रुपए शामिल होंगे। तो अब यहां पर पढ़े, उसने बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जनरल ओवरहेड कॉस्ट को जो है वो आप एसी की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे। यानी कि आप यहां पर ये नहीं लिख देना कि लगभग लगभग जो है वो ड्रिल मशीन चलाने के लिए 500 रुपए की या 20 रुपए की या 10 रुपए की बिजली इस्तेमाल हुई होगी, क्योंकि ये एक जनरल खर्चा है, तुम्हारे घर में पहले ही हो रहा था। थोड़ा सा उसमें से एक हिस्सा छोटा सा शायद इस पर्टिकुलर एसी की इंस्टॉलेशन के लिए लगाओ। हाँ, अगर ऐसा होता ना कि भाई एसी इंस्टॉल करने के लिए 10,000 रुपए की वो जो एसी इंस्टॉल करने वो बोलता 2,000 रुपए मेरी मजदूरी होगी, और एसी इंस्टॉल करने के लिए एक अलग तरह की बिजली आती है डब्बे में, वो लेकर आऊंगा 10,000 रुपए की लगेगी, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो जाता।
यहाँ पर ये एक मामूली सी चीज है, एक जनरल सी चीज है, थोड़ी सी बिजली मैंने क्या इस्तेमाल कर ली तो उसको एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाऊंगा। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हो? ये तो एसी को इंस्टॉल करने के लिए ही लगी है। वो बात तुम्हारी सही है, लेकिन अगर इस तरह से हमने लोगों को IS16 के हिसाब से छूट दे दी तो हर कोई अपनी मर्जी से एसेट की वैल्यूएशन कर रहा होगा। जिसने अपने एसी को ज्यादा वैल्यू पे दिखाना होगा वो बोल देगा कहीं भी पूरे महीने का 4,000 का बिल आया था ना, वो एसी को ही तो इंस्टॉल करने के लिए लगा था। समझ रहे हो? और एसी की वैल्यू लाख पे ले जाएगा। किसी को एसी की कॉस्ट में किसी को नॉन करंट एसेट्स कम दिखा देंगे, वो बोलेगा बिजली लगी ही नहीं, रुपए की लगी थी। यानी कि ये जो जनरल ओवरहेड्स होते हैं ना, ये क्योंकि जनरल बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो उसको हम यहाँ पर शामिल करना जो है वो मुश्किल समझते हैं। इसी तरह से लेट से तुम्हारे घर पर कोई जो है वो हाउस हेल्प कोई बंदा था, यानी कि तुम्हारे घर पर झाड़ू पोछा लगाने वाला, सफाई लगा करने वाला, कुकिंग करने वाला, गार्डन तुम्हारा जो है उसमें फूल पत्तों को पौधों को पानी देने वाला एक बंदा था, और उसकी तुमने तनख्वाह 20,000 रुपये महाना बांधी दी है। वो तुम्हारा हाउस हेल्प है, घर के छोटे मोटे काम कर देता है। या ड्राइवर है, उसकी 25-30 हजार रुपये तनख्वाह है। ठीक है। जब ये एसी इंस्टॉल करने वाला आया था, तो एसी इंस्टॉल वाले करने वाला आया था ना, तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला यार इसकी तू छोटी मोटी मदद कर देना, तो इसने जो है ना वो गेट से मेरे रूम तक एसी का जो बॉक्स है वो उठा कर लेकर आया था और छत पर आउटर लेकर गया था। तो अब इसने 5-10 मिनट जो है वो मेरे लिए काम किया होगा, बिल्कुल मैं इसको तनख्वाह देता हूँ, बिल्कुल पूरे महीने की 20,000 देता हूँ, बिल्कुल दिन की तकरीबन 1,000 रुपये बनी, बिल्कुल 2-4-5 मिनट इसने काम किया होगा, बिल्कुल उसके लिए छोटी मोटी सी तनख्वाह मतलब मैंने जो दी होगी उसमें उसने ये काम भी किया ना। लेकिन ये अगेन क्या है, अगेन एक जनरल ओवरहेड है। तो आईएएस कहता है कि इस तरह की जो जनरल चीजें होती हैं इसकी कॉस्ट को आप मेन कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे। ठीक है। अच्छा जी, रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट यानी कि एसेट की वैल्यू, रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सीजेस when the item is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। एक बार वो एसेट उस तरह की कंडीशन में, उस तरह की लोकेशन, उस लोकेशन और उस कंडीशन में आ गया कि जिस कंडीशन और लोकेशन में आपने उसको इस्तेमाल करने की नीयत करी थी, उसके बाद आप मजीद कॉस्ट को एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे। आपका एसी आपके घर पर आ भी गया और दीवार में लग भी गया और अब वो चल भी रहा है, और आपकी नीयत यही थी कि एसी को आप चलाओगे, सारी चीजें पूरी हो गई, इंस्टॉलेशन वगैरह, तो अब आप मजीद कॉस्ट को उस एसेट की अमाउंट का हिस्सा नहीं बनाओगे। Therefore, cost incurred in using or redeploying an item are not included in the carrying amount of that item। इसीलिए कोई भी ऐसी कॉस्ट जो एसेट को यूज करने के लिए, मिसाल के तौर पे एसी को यूज करने के लिए बिजली, और रीडिप्लॉइंग एन आइटम आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ दैट आइटम। मिसाल के तौर पे तुम्हें यूं लगा नहीं यार इस दीवार पर एसी जो है वो सही ठंडक नहीं दे रहा, पीछे से जो है वो सूरज जो है उसकी हीट इसी दीवार पर गिर रही होती है, तो तुमने रीडिप्लॉय कर दिया एसी और किसी और दीवार पे लगा दिया। इस तरह का खर्चा भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसने कुछ एग्जाम्पल दी। Cost incurred while an item capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought into use or is operated at less than full capacity। कोई भी कॉस्ट ऐसी जो आप इनकर करो while an item or capable of operating in the manner intended by management has yet to be brought into use or is operated at less than full capacity। यानी कि कोई भी ऐसा खर्चा मैं इनकर करूं जो मेरा एसेट जो उस कंडीशन में आ चुका है जिस कंडीशन में मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अभी मैंने उसको इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया या मैं उसको फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट नहीं कर रहा, तो वो खर्चा भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा या पार्ट नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर एसी इंस्टॉल हो गया, एसी चलने की कंडीशन में है, एसी जिस लोकेशन में मैं चाहता था उस लोकेशन पे है, एसी उस कंडीशन में है जिस कंडीशन में मैं चाहता था,
अब लेट से मैं उस पर कोई खर्चा कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर लेट से एसी पे स्टिकर्स लगवा रहा हूँ, एसी को जो है वो पेंट करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ एसी जो है वो ऑरेंज कलर का हो, मेरे घर की दीवार के रंग से बिल्कुल मैच हो जाए, इस तरह के कोई खर्चे कर रहा हूँ। या एसी की सफाई जो है उसके लिए ऐसे ही किसी को मैंने बोला यार ये जरा इसको साफ कर दो। गाड़ी ले लो, गाड़ी खड़ी हुई थी रोड पर, मैंने किसी आते जाते एक चौकीदार को बोला कि यार ये जरा गाड़ी पे कपड़ा तो घुमा दो, मैंने नई गाड़ी लेकर आया हूँ लेकिन थोड़ी सी मिट्टी है। तो उसने उस पर कपड़ा लगा दिया, उसके 100 रुपए कैपिटलाइज नहीं होंगे, उसको जो मैंने मजदूरी दी सफाई करने की। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस सच एज दोज इनकर्ड वाइल डिमांड फॉर द आइटम्स आउटपुट बिल्ड्स अप। कभी कभार ऐसा होता है कि आप जब एसेट परचेज कर कर आते हो ना, तो आपको इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस हो रहे होते हैं, उसका खर्चा भी, उसका जो लॉस है वो भी इस एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। मिसाल के तौर पर आपने एक मशीन लगा दी, ठीक है, मशीन जो है वो अब चल रही है, यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रही है, लेकिन आपको पता है कि मशीन में जितना फ्यूल जाता है, मशीन में जितना ऑयल जाता है, मशीन जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है, और मशीन चलाने वाला जितनी मजदूरी देता है, ये सारे खर्चे या ब्रेक इवन करने के लिए, या ये सारे खर्चे करने के कवर करने के लिए जो है ना, लगभग लगभग दिन के 1500 यूनिट्स बनने चाहिए, लेकिन वो बन नहीं रहे अभी। क्योंकि नया बिजनेस होता है तो शुरू में इनिशियली डिमांड जो होती है वो आपके प्रोडक्ट की बहुत कम होती है, और आपको लॉसेस हो रहे हैं। अब इस तरह से अगर लॉसेस हो रहे हैं तो आप ये नहीं बोलोगे कि ये जितने भी लॉस हो रहे हैं, नुकसान हो रहे हैं, ये भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा है। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल ऑफ एन एंटिटीज ऑपरेशंस। मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा हूँ, मैं एक कमरे से दूसरी जगह अपना एसी लेकर जा रहा हूँ, रीलोकेशन कर रहा हूँ, रीऑर्गेनाइजेशन कर रहा हूँ, उसमें कोई खर्चे कर रहा हूँ। ये जब हम अपने पास आगे जाकर सवालात देखेंगे ना, तो उसमें हमें ये समझ में आएगा। मैं इसका आप लोगों के साथ सवाल भी करूंगा कि क्या चीजें जो है वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा होंगी। कोई सवाल देखेंगे उसमें आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन ये बेसिक रूल्स है जो आपने याद रखने हैं। Items may be produced by bringing an item of property, plant and equipment to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, such as samples produced when testing whether the asset is functioning properly. An entity recognizes the proceeds from selling any such items and the cost of those items in profit or loss in accordance with the applicable standard. The entity measures the cost of those items applying the measurement requirements of IAS 2. ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है वो उस लोकेशन या कंडीशन में, जिस कंडीशन में आप उसको चाहते थे उस कंडीशन में आए, उससे पहले जो है ना आप जो है उसकी कोई टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो, और टेस्टिंग के दौरान आप जो है वो कुछ सैंपल यूनिट्स वगैरह बना रहे हो, और फिर उन चीज़ों को बेच रहे हो, और उन चीज़ों को बेच कर और कुछ मुनाफा कमा रहे हो, तो उसको उस स्पेसिफिक आईएस के हिसाब से डील किया जाएगा जिस आईएस में उससे रेलेवेंट बात लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर तुम एक मशीन लेकर आए, ठीक है, उस लोकेशन पर तो ले आए जिस लोकेशन पर तुम चाहते थे, यानी कि अपनी फैक्ट्री पे ले आए, लेकिन अभी शायद मशीन उस कंडीशन में नहीं है, उस कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन में तुम उसको इस्तेमाल करना चाहते थे, इंटेंडेड फॉर यूज की कंडीशन में नहीं है। कैसे सर? ऐसे कि भाई लेट से मशीन तुम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए लेकर आए हो, लेट से प्रोडक्ट ए, ठीक है, और तुम चाहते हो कि प्रोडक्ट ये जो है ना उसमें जो प्रोडक्ट बने ना उसका साइज जो है वो 6x6 हो, उसका कलर जो है ना वो रेड हो, या कुछ कंडीशंस है तुम्हारे दिमाग में, कंडीशंस है कुछ दिमाग में, नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। या कोई और बात है, कोई और चीज दिमाग में कि यार इस तरह मुझे ये मशीन चाहिए। अभी उस मशीन जो है ना वो एक टेस्टिंग फेज में है, उसमें चेक किया जा रहा है कि भाई प्रोडक्ट ये बनेगा भी नहीं, इस साइज का बनेगा भी नहीं, इस कलर का बनेगा भी नहीं, या नहीं। यानी कि अभी उस कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन में तुम चाहते थे। एक एक्सपर्ट बंदा आया है जो इस मशीन को चलाना या इस मशीन को सही से ऑपरेट करना सिखाएगा तुम्हें, और वो अभी टेस्टिंग कर रहा है। एक अच्छी एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आई है कि लेट से तुमने जो है ना वो आइसक्रीम बनाने की, आइसक्रीम कोन आइसक्रीम की जो मशीन होती है ना वो लेकर आए हो, ठीक है ना, कोन आइसक्रीम की मशीन लेकर आए हो, और अपने रेस्टोरेंट पे तो ले आए हो, तो लोकेशन वाली कंडीशन पूरी हो गई है, लोकेशन वाली जो बात थी। लेकिन उस हालत में अभी वो आइसक्रीम की मशीन नहीं है जिस हालत में तुम उसको चलाना चाहते थे। क्यों?
क्योंकि यार वो जो एक्सपर्ट आया है आइसक्रीम की मशीन इंस्टॉल करने के लिए, वो अभी चेक कर रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर मशीन में जो है पानी कितना डालना है, दूध कितना डालना है, चीनी कितनी डालनी है, सेक्रीन कितना डालना है, कलर कितना डालना है, फ्लेवर कितना डालना है। तो वो बोले यार वो थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं जो है ना वो थोड़ा दूध डालकर फिर थोड़ा पानी डालकर फिर जो है ना वो चेक करता हूँ कि इन सारे लेवल जो है ना वो परफेक्ट हो जाए, ताकि आइसक्रीम जो बाहर आए ना बेचने के लिए वो बेहतरीन हो। फिर एक बार क्वांटिटीज फिक्स हो जाएंगी ना इस मशीन के हिसाब से, फिर आप रोज वही रेशो में चीजें डालना तो चीजें सही बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं जो है वो इस मशीन की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, हर मशीन की ऊंच नीच होती है थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन। तो मुझे जो है वो थोड़ा दूध पानी सेक्रीन और कलर और फ्लेवर दो, मैं जो है वो अलग अलग रेशोस डालकर आपको जो है वो अभी मशीन जो है वो 5-10 मिनट में 15 मिनट में सेट कर दे देता हूँ। अब जब तक वो मशीन सेट कर रहा था तो जाहिर है वो अलग अलग तरह के मिक्सचर्स फिल कर रहा था और अलग अलग तरह के फ्लेवर अलग अलग आइसक्रीम्स बन रही थी। कुछ आइसक्रीम्स जो थी वो बिल्कुल ही पानी जैसी थी, कुछ जो है उसमें दूध ज्यादा था, कुछ जो है उसमें फ्लेवर कम था। तो वो टेस्टिंग करते करते जो है ना उसने 6-7 आइसक्रीम्स बना ली। अब वो जो 6-7 आइसक्रीम्स बना ली वो किसी ऐसी कंडीशन में थी कि बिक सकती थी, या मैंने आइसक्रीम की एग्जांपल ली है, कोई ऐसी एग्जांपल हो सकती है टी शर्ट की, जीन्स की, जो जिसमें डिफेक्ट हो लेकिन वो बिकने की कंडीशन में तैयार हो, तो उसको मैं बेच सकता हूँ बिल्कुल। बेचकर मैं उसकी सेलिंग प्राइस चार्ज कर कर कुछ रेवेन्यू कमा सकूंगा। जाहिर है उतना नहीं होगा जितना अच्छे प्रोडक्ट का होता है, लेकिन कुछ तो होगा। उस पर कॉस्ट भी इनकर करी होगी तो कुछ प्रॉफिट भी हुआ होगा। तो इस तरह के सैंपल्स बनाकर जो भी आपने कमाया शमाया या उस पर कॉस्ट लगाई और फिर जो प्रॉफिट बचा, उस सारी चीजों की अकाउंटिंग IAS 2 के हिसाब से करोगे। तो वापस से पढ़ते हैं, वापस से अगर पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है आइटम्स मे बी प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिंगिंग एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। ऐसा हो सकता है कि जब पीपीई को तुम उस लोकेशन और कंडीशन में लेकर आ रहे हो जिस लोकेशन और कंडीशन में तुम उसको चलाना चाहते थे, तो कुछ चीजों की प्रोडक्शन हो जाए, such as samples produced when testing whether the asset is functioning properly. An entity recognizes the proceeds from selling any such items and the cost of those items in profit or loss in accordance with applicable standards. इस तरह की चीजें बनने के बाद जो सेलिंग प्राइस आएगी और जो उसमें से कॉस्ट माइनस होकर प्रॉफिट बचेगा, उसको तुम उस स्टैंडर्ड के हिसाब से डील करना जिस स्टैंडर्ड में इसकी बातें लिखी हुई हैं, यानी कि जनरली IS 2 इन्वेंट्रीज की बात करता है, तो उसके हिसाब से तुम उसकी ट्रीटमेंट करना। उससे एसेट की कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं होगा। Some operations occur in connection with the construction or development of an item of property, plant and equipment. जब कोई property, plant and equipment construct या develop हो रहा है तो उससे relevant कुछ operations conduct होते हैं, but are not necessary to bring the item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in a manner intended by management. लेकिन ये operations वो operations नहीं होते जो इस asset को उस location या condition में लाने के लिए किए गए हों जिस condition में तुम उसको चलाना चाहते थे। These incidental operations may occur before or during reconstruction or development activities. For example, income may be earned through using a building site as a car park until construction starts. Because incidental operations are not necessary to bring an item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, the income and related expenses of incidental operations are recognized in profit or loss and included in their respective classifications of income and expense. देखो लेट से तुमने एक प्लॉट खरीदा, प्लॉट पे तुम जो है ना वो एक बिल्डिंग बनाओगे, बिल्डिंग तुम्हारा पीपीई है। अब तुमने प्लॉट जो है ना वो 1 जनवरी को खरीदा, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन 1 फरवरी को स्टार्ट होगी। इसके दरमियान कुछ लीगल मैटर्स होने हैं, प्लॉट तुम्हारे नाम पर होना है, जो बिल्डिंग बनी है उसके स्ट्रक्चर का अप्रूवल होना है। तो तुमने यूं सोचा यार ये मेरा जो प्लॉट है ना वो एक ऐसी प्राइम लोकेशन पर है कि जहां पर लोगों का भरपूर रश होता है और कार पार्किंग नहीं होती है। तो तुमने एक चौकीदार बैठा दिया 1 जनवरी को, बोला भाई कंस्ट्रक्शन 1 फरवरी को स्टार्ट होगी ना, 1 महीने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस प्लॉट को एज अ कार पार्किंग एरिया इस्तेमाल करता हूँ। लोग इसमें अपनी गाड़ी रोकेंगे और आसपास तो इतना रश है कि रोज की जो है ना वो 1000 गाड़ियां आएंगी, एक गाड़ी के पे मैं जो है वो 30 रुपए चार्ज करूंगा, तो दिन के मुझे 30,000 रुपए मिलेंगे, महीने के जो है वो 9 लाख रुपए मिलेंगे। चौकीदार को जो है वो उसमें से 30,000 देने और दीगर खर्चा जो है वो 50,000 रुपए का होगा, तो मुझे अच्छा खासा अमाउंट मेरी जेब में बच जाएगा। यानी कि तुमने कमाई कर ली ना। अब
ये कमाई करना या इस जगह को एज अ कार पार्क यूज करना क्या बिल्डिंग के बनाने के लिए जरूरी था? नहीं। यानी कि क्या ये कोई ऐसा ऑपरेशन था विच वाज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन? नहीं। कार पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं करता तो फिर भी ये एसेट में मतलब 1 महीना प्लॉट बंद रखता और बना लेता। तो अब ये तो तुमने एक एक्स्ट्रा काम कर लिया ना, इंसिडेंटल ऑपरेशन कर लिए, इजाफी ऑपरेशंस कर लिए और इससे कुछ इजाफी पैसा कमा लिया। तुम्हारा एक बिजनेस माइंडसेट था बेहतरीन सा, तुमने बोला कि मैं जगह खरीद ली है तो बस अब हम जो है वो 1 महीना जब तक मैप वगैरह नक्शे अप्रूव होते हैं और सारी चीजें होती हैं हम अपनी अपॉर्चुनिटी क्यों जाया होने दें, और इसमें तुमने कमा लिया। अब ये जो कमाई आई है, बोलता है कि इस तरह की अगर कोई कमाई आई होगी तो बोलता है कि द इनकम एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ इंसिडेंटल ऑपरेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट और लॉस एंड इंक्लूडेड इन देयर रिस्पेक्टिव क्लासिफिकेशंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस। इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिखाओगे, एसेट की कॉस्ट में हिस्सा नहीं बनाओगे। द कॉस्ट ऑफ अ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट क्या होता है? दो तरह के एसेट्स होते हैं, या तो बाजार से मैं खरीद लूं या खुद बना लूं। इज डिटरमाइंड यूजिंग द सेम प्रिंसिपल्स फॉर एन एक्वायर्ड एसेट। बोलते ऊपर जो मैंने प्रिंसिपल्स डिस्कस किए एक्वायर्ड एसेट के, यानी कि किसी एसेट को खरीदोगे उसके लिए, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में भी इसी तरह के प्रिंसिपल्स तुम अप्लाई करना। यानी कि खुद बना रहे हो, एसी खुद बना रहा हूं तो वायर का खर्चा, एसी की प्लास्टिक की बॉडी का खर्चा, ये सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, क्योंकि हर वो खर्चा कॉस्ट का हिस्सा बनता है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो और जो मैं इंकर करूं एसेट को उस लोकेशन और कंडीशन में लेकर आने के लिए जिसमें मैं उसको यूज करना चाहता था। If an entity makes similar assets for sale in the normal course of business, the cost of the asset is usually the same as the cost of constructing an asset for sale. CIAS2। एक्सीलेंट बात। देखो मिसाल के तौर पर लेट से तुम जो है ना वो लैपटॉप्स बनाते हो, यानी कि तुम्हारा बिजनेस क्या है? लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग। तुम जो है लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तुम लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करते हो और रोज जो है ना वो हजार हजार लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर होता है। अच्छा, जो चीज मैं खुद बनाता हूँ, जिसकी मैं सेलिंग करता हूँ या जिसकी मैं ट्रेडिंग करता हूँ या जो मेरा बिजनेस है, वो IAS2 के हिसाब से मेरी इन्वेंट्री कहलाती है। इन्वेंट्री वो चीज होती है, इन्वेंट्री के IS की डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, लेकिन IS2 इन्वेंट्रीज में हमें इन्वेंट्री के बारे में बताया जाता है। जनरली ये वो चीजें होती है जिसका मेरा बिजनेस होगा, जिसकी मैं खरीदो फरोख्त करूंगा या बनाकर बेचा करूंगा। तो लैपटॉप से मेरे लिए क्या है? मेरे लिए लैपटॉप जो है IS2 के हिसाब से इन्वेंट्री है। एक लैपटॉप जो मैंने ये हजारों लैपटॉप बनाए हैं और रोज बेचता हूँ, लेट से एक लैपटॉप मुझे जो है वो 25,000 का पड़ता है और मैं जो है वो 35,000 रुपये में बाजार में बेचा करता हूँ, तो ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, 10,000 रुपये का मुनाफा रखता हूँ। एक लैपटॉप मैं अपने एडमिन या अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए सोच लिया कि यार मेरे ही बने हुए लैपटॉप जो है ना वो एक नया अकाउंटेंट आया है उसको चाहिए, या एडमिन में एक बंदा आया है उसको चाहिए, तो उसको दे देता हूँ वो काम करेगा। अब ये वाला लैपटॉप जाहिर है मेरी इन्वेंट्री नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ये लैपटॉप जो है वो मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरी नीयत इसको बेचना नहीं है बल्कि मेरे पास इस्तेमाल करना है, यानी कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है। अब वो ये कहता है कि अगर ऐसा हो रहा हो कि जो चीज़ तुम मैन्युफैक्चर करते हो और बेचते हो और वही चीज़ तुम अपने पास अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल यूज कर लो या अपने लिए रख लो या वो IS16 में आ जाए, तो इसको भी तुम किस कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे? जो तुम्हारी नॉर्मल इन्वेंट्री तुम्हें कितने की पड़ती थी? 25,000। तो तुम बोलोगे कि इस एसेट की कॉस्ट मेरे लिए 25,000 है। ठीक है। Therefore, any internal profits are eliminated in arriving at such cost। 35,000 पे रिकॉर्ड नहीं करूंगा, 25,000 पे रिकॉर्ड करूंगा, जितने का मुझे पड़ा है। ठीक है। Similarly, the cost of abnormal amounts of wasted material, labor, or other resources incurred in self-constructing an asset is not included in the cost of the asset। Abnormal cost की हम बाद में बात कर लेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इशू है। कभी कभार ऐसा होता है कि खर्चे ज्यादा होते हैं लेकिन मैं अपनी इन्वेंट्री को नॉर्मल अमाउंट पे वैल्यू करता हूँ, या IS2 से लिंक्ड है। IS23 बोरिंग कॉस्ट, IS23 बोरिंग कॉस्ट भी आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद नहीं पढ़ा हो। वो हमें ये बताता है कि अगर मैं किसी एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए किसी बैंक से उधार लेता हूँ और उस पर इंटरेस्ट पे करता हूँ तो उस इंटरेस्ट की क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो उधार जो मैंने लिया है
वो स्पेसिफिकली उस एसेट को परचेज करने के लिए लिया है। IAS 23 borrowing cost establishes criteria for the recognition of interest as a component of the carrying amount of a self-constructed item of property, plant and equipment। चले, उसने खुद ही मना कर दिया कि IAS 23 पढ़ना। अगर तुम्हें ये मालूम करना है कि अगर तुम कोई एसेट खुद बना रहे हो और उसके लिए तुमने कोई उधार लिया और उस उधार पर तुम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो, क्या वो एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा या नहीं, उसके लिए तुम IAS 23 को रेफर करना, ये इसने खुद ही बोल दिया। ठीक है जी। तो यहाँ तक हम अपनी डिस्कशंस आज की रखते हैं, यहाँ तक कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस IAS की एक्सप्लेनेशन को मैं कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।